जय हिंद दोस्तों, स्वागत आप सभी का आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो सेशन में। आज के इस सेशन के माध्यम से हम वैदिक काल के सभी महत्वपूर्ण फैक्ट और कॉन्सेप्ट को डिस्कस करके चलेंगे और उन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों के ऊपर बात करेंगे जहां से बहुत सारे एग्जामों में प्रश्न बने हुए हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम साहित्यिक साक्ष्य, जो वैदिक काल है उसका साहित्यिक साक्ष्य क्या है। तो दोस्तों ऋग्वेद है, इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं। ये हमें क्या करती हैं, वैदिक काल की जो सबसे प्रारंभिक स्थिति है उसके बारे में बताती हैं। पहला और 10वां मंडल इसमें जोड़ा गया है, मतलब बिल्कुल नवीन मंडल। आपसे प्रश्न बनता है कि ऋग्वेद में सबसे नवीन मंडल क्या है, तो पहला और 10वां मंडल। जबकि दूसरा जो है वो 7वां मंडल, ठीक है। जो दूसरा मंडल है वो 7वें मंडल से पुराना है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम थोड़ा थोड़ा जैसे बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं घुसेंगे, लेकिन जो ज़रूरी है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, जो पीडीएफ में नहीं है उसको भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अगर हम बात करें सिंधु सभ्यता के पतन के बाद जो आर्य सभ्यता का उदय हुआ, तो आर्यों की सभ्यता ही वैदिक सभ्यता कहलाती है। और यहाँ पे आर्य शब्द का दोस्तों मीनिंग पूछ लिया जाता है एग्जामों में, ठीक है। तो आप याद रखेंगे जो लोग कुलीन वर्ग थे, श्रेष्ठ थे, जिनमें योग्यताएं थी, ठीक है, तो उन्हीं को आर्य बोला जाता था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वैदिक सभ्यता दो काल खंडों में विभक्त है। एक तो ऋग वैदिक सभ्यता, दूसरा क्या है, उत्तर वैदिक सभ्यता, ठीक है। तो इनका एक समय काल भी है। तो आपसे समय काल से संबंधित अगर प्रश्न बने तो आप याद रखेंगे इसको 1500 बीसी से लेकर दोस्तों 600 बीसी के बीच में माना जाता है। किसके बारे में दोस्तों, वैदिक सभ्यता यानी वैदिक काल के बारे में। और यहाँ पे जो ऋग वैदिक सभ्यता है इसको 1500 से लेकर दोस्तों 1000 बीसी के बीच में माना जाता है ये समय काल। और जो उत्तर वैदिक है ये 1000 बीसी से लेकर दोस्तों ये 600 बीसी के बीच में ये समय काल माना जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रख के चलना है, जो कि आपके एग्जाम में हेल्प करेगा। अब हम ऋग्वैदिक के बारे में जान लेते हैं। ऋग्वैदिक सभ्यता, ऋग्वैदिक ग्रंथ, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेंगे सबके ऊपर। तो ऋग्वैदिक सभ्यता के ज्ञान का जो मूल स्रोत है वो ऋग्वेद है, ये आपको याद रखना है। इसलिए यह सभ्यता उसी नाम से अभिहित है। तो आप याद रखेंगे जो 1500 से लेकर 1000 बीसी के बीच में जो जो भी जानकारियाँ मिलेंगी आपको, वो सभी ऋग्वैदिक काल है, ठीक है। और ऋग्वैदिक बोले तो इसमें सिर्फ जो नॉलेज मिलेगा तो ऋग्वेद से ही मिलेगा, ठीक है। बाकी के काल में दोस्तों आपका अथर्ववेद आ जाएगा, यजुर्वेद आ जाएगा, सामवेद आ जाएगा, ठीक है। तो उत्तर वैदिक काल की जानकारी उन सबसे प्राप्त होंगी। तो ऋग्वैदिक काल से अभिप्राय क्या है, उस काल से है जिसका विवेचन ऋग्वेद में मिलता है। इस काल के अध्ययन के लिए दो प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध हैं, एक पुरातात्विक साक्ष्य और एक साहित्यिक साक्ष्य। तो हम दोनों को डिस्कस करके चलेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले पुरातात्विक साक्ष्य के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए चित्रित धूसर मृदभांड मिले हैं। और धूसर मृदभांड जो संस्कृत के 109 स्थल जो हैं वो पंजाब में, हरियाणा में 24, उत्तर प्रदेश तथा जो उत्तर प्रदेश में यहाँ पे देखें 24 उत्तर प्रदेश में और 8 राजस्थान में। तो ये विदित हैं, आपको ये चीज़ याद रखना है। क्या क्या, चित्रित धूसर मृदभांड, धूसर मृदभांड संस्कृत के 109 स्थल पंजाब में, हरियाणा में, और यहाँ पे बात करें 24 उत्तर प्रदेश में और 8 राजस्थान में विदित हैं। इस धूसर मृदभांड संस्कृत का काल 1700 से लेकर 1800 ईसा पूर्व माना जाता है। खुदाई में हरियाणा के पास जो भगवानपुरा है में 13 कमरों वाला एक भवन, और पंजाब में देखें तो 3 स्थल ऐसे मिले हैं जिनका संबंध ऋग्वैदिक काल से जोड़ा जाता है। तो दोस्तों यहाँ से पुरातात्विक जो साक्ष्य है आप देख सकते हैं। यहाँ पुरातात्विक साक्ष्य क्या है, ऋग्वैदिक काल का चित्रित धूसर मृदभांड, जिनका समय काल लगभग जो हमने बात किया था 1500 बीसी से 1000 बीसी के मध्य में रेडियो कार्बन मेथड से पता चला है, ठीक है। तो ये कुछ एविडेंस हैं और कुछ मतलब स्पेशल लोकेशन है जो एक तरह से ऋग्वैदिक काल के पुरातात्विक साक्ष्य में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें धूसर मृदभांड संस्कृत है, इसका समय काल देखें 1700 से 1800 ईसा पूर्व के बीच में यहाँ पे बताया गया। तो लगभग उसी के आसपास है ना। तो यही बात थी। चलिए अब हम बात करते हैं साहित्यिक साक्ष्य। तो साहित्यिक साक्ष्य में ऋग्वेद है, ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। 1028 सूक्त हैं। पहला और जो 10वां मंडल है सबसे नवीन है, और जबकि दूसरा मंडल 7वें मंडल से पुराना है, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे देख लें वैदिक सभ्यता का काल जो निर्धारण है वो कैसे, कौन, कितना बताया है, इसके ऊपर बात करेंगे। फिर थोड़ा सा हम ऋग्वेद में थोड़ा सा अंदर जाके बात करेंगे। तो यहाँ पे देख लें आर्यों के आगमन का जो काल है वो विभिन्न विद्वानों ने अपने ढंग से निर्धारित किया है। इसी में जो हमारे बाल गंगाधर तिलक जी हैं वो बताते हैं 6000 ईसा पूर्व है, ठीक है, वैदिक सभ्यता का काल।
और इसमें हर्मन जैकोबी के अनुसार 4500 से स्टार्ट होकर 2500 ईसा पूर्व के मध्य में वैदिक सभ्यता रहती है। क्या है, विटरनिजत्स के अनुसार ये 3000 ईसा पूर्व की है। आर के मुखर्जी के अनुसार अगर बात करें तो 2500 ईसा पूर्व है, और मैक्स मूलर के अनुसार ये 1500 ईसा पूर्व है। तो आपको बाल गंगाधर तिलक जी का और मैक्स मूलर जी का नहीं भूलना है। 6000 ईसा पूर्व बाल गंगाधर तिलक जी बताते हैं, मैक्स मूलर बताते हैं कि ये 1500 ईसा पूर्व की बात है। ठीक है, तो ये वैदिक सभ्यता की बात हो गई। अब हम बात करेंगे आर्यों का जो मूल निवास स्थान था। तो दोस्तों आर्यों के निवास के बारे में भी अनेक विद्वानों के अनेक मत हैं। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार ये आर्कटिक प्रदेश के थे। फिलिप ससेटी और विलियम जोन्स के अनुसार ये यूरोप के थे। पी गाइल्स के अनुसार ये हंगरी और डेन्यूब नदी के आसपास से आए थे। मैक्स मूलर के अनुसार ये मध्य एशिया से आए थे। फैंका के अनुसार ये स्कैंडिनेवियन थे। स्वामी दयानंद के अनुसार ये तिब्बतियन थे। और जीबी रॉड के अनुसार ये बैक्ट्रिया प्रदेश से आए हुए थे। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, मैक्स मूलर का। ठीक है, तो मैक्स मूलर वाला याद रखेंगे, इन्हीं का मत सबसे ज़्यादा प्रचलित है और एक्सेप्टेड है। तो मैक्स मूलर के अनुसार जो आर्यंस थे ये मध्य एशिया से आए थे, ये आपको याद रखना है। बाकी जीबी रॉड के अनुसार बैक्टीरिया जो प्रदेश था, स्वामी दयानंद के अनुसार तिब्बत से। ठीक है, तो स्वामी दयानंद के अनुसार भी पूछ ले, और फिर बाल गंगाधर तिलक के अनुसार तो आर्कटिक प्रदेश, तिब्बत, और फिर ये क्या है दोस्तों, मैक्स मूलर का मध्य एशिया। इतना आप रट लेंगे। चलिए, आर्यों का जो संघर्ष था उसको एक बारी देख लीजिए। आर्यों का संघर्ष गैरिक मृदभांड एवं लाल और काले मृदभांड वाले लोगों से हुआ। ठीक है, तो गैरिक मृदभांड एवं लाल और काले मृदभांड वाले लोगों से हुआ इनका संघर्ष। आर्यों के विजय होने के कारण क्या था, घोड़े चलित रथ थे और कांसे के अच्छे उपकरण इनके पास थे और कवच भी था। ठीक है, जिसको वर्मन कहते थे, तो इसलिए आर्यों का विजय होता था। ठीक है, तो आर्यों के विजय होने का कारण घोड़े चलित रथ, मतलब जो रथ थे ये घोड़े से लोग खींचते थे। कांसे के अच्छे उपकरण इनके पास थे, कवच थे। ठीक है, जिनको वर्मन कहते थे। तो यही था, गैरिक मृदभांड एवं लाल और काले मृदभांड वालों लोगों से इनका जो टक्कर होता था ये जीत जाते थे। विशिष्ट प्रकार के दुर्ग का प्रयोग आर्य संभवतः करते थे, ये भी याद रखना है। वे धनुष बाण का प्रयोग करते थे, याद रखना है। प्रायः 2 प्रकार के बाणों का मतलब इनका होता था, 2 प्रकार का बाण होता था। पहला विषाक्त और एक सिंह के सिरा वाला, तथा दूसरा जो है तांबे के मुख वाला होता था। तो दोस्तों सिंह के सिरा वाला मतलब विषाक्त होता था, और दूसरा तांबे का मुख वाला ये लोग बाण प्रयोग करते थे। इसके अतिरिक्त ये बर्छी, भाला, फरसा, तलवार आदि का प्रयोग करते थे। तो दोस्तों ये आर्यन के करतूत हैं। ये बर्छी, भाला, फरसा, तलवार ये लोग चलाते थे, और जिससे ये लोग क्या होते थे, जो गैर मृदभांड वाले हैं, काले और लाल रंग वाले, उनसे ये लोग विजय प्राप्त करते थे। राजा, वैदिक युग के राष्ट्र और जनपद का जो मुखिया होता था वही राजा होता था। ठीक है, तो वैदिक युग के राष्ट्र और जनपद का जो मुखिया है वही राजा है। सामान्यतः राजा का जो पुत्र है वही पिता की मृत्यु के बाद राजा के पद पर आता था। ठीक है, तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि इस समय जो राजनैतिक व्यवस्था थी वो कैसी थी, नेपोटिज्म वाली थी या फिर हेरिटेजनल थी। ठीक है, विरासत वाली थी। तो आप याद रखेंगे। वैदिक सभ्यता का न्याय व्यवस्था कैसा था। तो दोस्तों विचारकों के अनुसार काल में विधि या धर्म की सर्वोच्चता की घोषणा ही नहीं की थी। ठीक है, तो विचारकों के अनुसार इस काल में विधि या धर्म की कोई सर्वोच्चता की घोषणा नहीं की थी, वरन राजसत्ता द्वारा इसके पालन पर भी जोर दिया जाता था। ऋग्वेद में विधि व्यवहार के लिए धर्मन शब्द और बाद में धर्म शब्द का प्रयोग हुआ। तो दोनों बातें आप याद रखेंगे। ऋग्वेद में विधि व्यवहार के लिए धर्मन शब्द, बाद में उसी को धर्म शब्द से जाना गया है। ठीक है, तो याद रख लेंगे वैदिक सभ्यता में जो न्याय व्यवस्था थी उसके बारे में। चलिए, वैदिक सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था थी वो जान लीजिए। वन्य प्रदेशों के साफ कर, ठीक है, आर्यों ने देश में अपने ग्रामों की स्थापना की थी। इस प्रक्रिया में संपूर्णतः जो पंजाब है, संध्या प्रदेश है एवं उत्तरी भारत के जो क्षेत्र हैं, ठीक है, तो यहाँ तक इनका विस्तार था। विशेषकर ऋग्वैदिक कालीन समाज में ग्राम सबसे छोटी राजनैतिक हुआ करती थी और सामाजिक इकाई थी। ठीक है, सबसे छोटी राजनैतिक एवं सामाजिक इकाई क्या होती थी वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में, तो दोस्तों ग्राम होती थी। ठीक है, तो ये याद रखना है। इस युग के प्रारंभिक चरण में आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक अस्थिरता बनी रही।
तो वैदिक सभ्यता में अगर हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था में, तो प्रारंभिक चरण में सामाजिक एवं राजनैतिक अस्थिरता बनी रही, और इसको याद रखेंगे। आर्यजनों में संयुक्त परिवार प्रथा भी था। आर्य मुख्यतः 3 धातुओं का प्रयोग करते थे, सोना, तांबा और कांसे का प्रयोग करते थे। बाद में लोहे का भी प्रयोग स्टार्ट किया जब से उत्तर वैदिक काल स्टार्ट हो गया। महिलाएं कपड़ा बुनने का कार्य करती थीं। लकड़ी की कटाई, धातु उद्योग, बुनाई, कुंभकारी और बढ़ईगिरी आदि शिल्प प्रचलित थे। ठीक है, तो याद रखना है, लकड़ी की कटाई हुआ, धातु का उद्योग हुआ, बुनाई हुआ, कुंभकारी हुआ और बढ़ईगिरी हुआ, ये सब ठीक है शिल्प प्रचलित थे। ठीक है, कब? वैदिक सभ्यता में। संभवतः वस्तु विनिमय प्रणाली इस युग में प्रचलित रही होगी। ठीक है, जो वस्तु विनिमय प्रणाली है वो उस युग में प्रचलित रही होगी संभवतः। यद्यपि विनिमय के रूप में गाय, घोड़े एवं निष्क का उपयोग होता था। दोस्तों निष्क पूछा जाता है क्या? तो निष्क स्वर्ण आभूषण होता था और या फिर सोने का एक ढेला होता था। तो दोस्तों यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। विनिमय के रूप में ये लोग गाय, घोड़ा और निष्क का उपयोग करते थे। ठीक है, आइए बात करते हैं वैदिक सभ्यता का जो समाज था। तो समाज के ऊपर हम बात कर लेते हैं, उसके बाद हम शिल्प के ऊपर हमने बात कर लिया जी। अब हम बात करते हैं विनिमय प्रणाली, इसके ऊपर भी बात कर दिया हम, वैदिक सभ्यता समाज की। वर्ण व्यवस्था इसमें थी। ऋग्वैदिक कालीन समाज की व्यवस्था का प्रमुख आधार था वर्ण व्यवस्था। ठीक है, इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वाभाविक गुणों के अनुरूप कार्य करने या चयन करने की स्वतंत्रता थी। अतः व्यक्ति के कर्म का विशिष्ट महत्व था, क्योंकि व्यक्ति के वर्ण का निर्धारण उसके कर्म से होता था। तो वर्ण शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के वृज वर्ण धातु से है, जिसका अभिप्राय है वर्ण करना। ठीक है, तो आपसे प्रश्न बने कि वर्ण शब्द की जो व्युत्पत्ति है संस्कृत के किस धातु से हुई है? तो वृज वर्ण धातु से हुई है। ठीक है, और जिसका अभिप्राय है वर्ण करना। ठीक है, यदि वैदिक सभ्यता और साहित्यिक सामग्री के ऊपर हमारा पकड़ हो तो दोस्तों 2 क्वेश्चन फिक्स होता है। ठीक है, तो इसके ऊपर हम बात करें, वेद आर्यों का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। वेद कितने हैं? 4। ऐसा प्रश्न छोटे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। यहाँ पे क्या प्रश्न बनता है कि इनमें सबसे ज़्यादा प्राचीन वेद कौन सा है? तो दोस्तों ऋग्वेद है, और सबसे ज़्यादा नवीन यानी नया कौन है? वो अथर्ववेद है। अब थोड़ा सा जानकारी यहाँ पे और भी लेके चलेंगे। जैसे ऋग्वेद का जो पाठ करता है उसको होता बोलते हैं या तो फिर होत्री। ठीक है, अगर सामवेद की बात हो दोस्तों तो उसको हम उद्गाता कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्गाता कहते हैं। ठीक है, अगर हम यजुर्वेद की बात करें तो उसको अध्ययु कहते हैं, जो मतलब इसका क्या करता है? गायन करता है या पाठ करता है। अगर अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेद के गायनकर्ता को दोस्तों क्या बोलते हैं? ब्रह्म बोलते हैं या तो ब्रह्मा बोलते हैं। ठीक है, या तो ब्राह्मण बोलते हैं। तो ये चीज़ें याद रखेंगे आप। यहाँ पे प्रश्न क्या बनता है कि ऋग्वेद में क्या है, किसका जिक्र है? तो दोस्तों देवताओं के जो स्तुतियाँ हैं, मंत्र हैं, उससे रिलेटेड जो श्लोक है वो आपको ऋग्वेद में देखने को मिलते हैं। बाकी जो संगीत है, ठीक है, संगीत सामवेद का पार्ट है, तो आप याद रखेंगे। यजुर्वेद में क्या है? कर्मकांड है, यज्ञ है, इन सबों से रिलेटेड यजुर्वेद में चर्चा मिलता है। अथर्ववेद में क्या है दोस्तों? टोना टोटका, काला जादू, उसके बाद कृषि से संबंधित मंत्र, उसके बाद औषधियों से संबंधित बातें, ये सभी अथर्ववेद में है। और सबसे लोकप्रिय वेद अगर आपसे पूछा जाए तो अथर्ववेद ही है। वो क्यों? क्योंकि इसकी जो मतलब मंत्र है ये बहुत ज़्यादा लोगों में प्रचलित है, लोग प्रयोग करते हैं, तो इसलिए ये लोकप्रिय हो गई है और बहुतायत इसका प्रयोग होता है। ठीक है, अब हम बात करें ऋग्वेद के बारे में ही, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में दोस्तों औषधि सूक्त यानी देवताओं का जिक्र मिलता है। ठीक है, अब इसमें औषधियों की संख्या कितनी है? 125 लगभग बताई गई हैं, जो कि 107 स्थानों पर पाई जाती हैं। औषधि में सोम का विशेष वर्णन है। ऋग्वेद में चैवन ऋषि की बात कही गई है कि इनको पुनः युवा करने की कथा भी ऋग्वेद में सम्मिलित है। तो दोस्तों कुछ औषधियाँ ऐसी हैं, अगर हम अपने वेदों की बात करें तो एक वृद्ध व्यक्ति को युवा करने की औषधियाँ हैं, बस वही है कि हमारी जानकारी में नहीं है। तो ऋग अर्थात यहाँ पे अगर हम बात करें तो स्थिति और ज्ञान, ऋग्वेद सबसे पहला वेद है जो पद्यात्मक है। तो आप याद रखेंगे ऋग का अर्थ क्या है? स्थिति और ज्ञान। और ऋग्वेद की विशेषता क्या है? ये सबसे पहला पद्यात्मक एक तरह से वेद है।
इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, 11,000 मंत्र हैं। ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है। 5 शाखाएं हैं, साकल्प है, वास्कल है, क्या है, अस्वालायन है, संखायन है, मांडुकायन है। आपको याद रखना है, ठीक है मित्रों। इसमें भौगोलिक स्थिति और देवताओं के आह्वान के मंत्रों के साथ बहुत कुछ है, ठीक है। तो सबसे विशेष जो है वो है देवताओं की स्तुतियाँ। ऋग्वेद की ऋचाओं में देवताओं की प्रार्थना, स्तुतियाँ और देवलोक में उनकी स्थिति का वर्णन मिलता है। इसमें जल चिकित्सा, वायु चिकित्सा, शौच चिकित्सा, मानस चिकित्सा, हवन द्वारा चिकित्सा, इन सभी बातों का जिक्र मिलता है। किसमें दोस्तों? ऋग्वेद में। अगर हम ऋग्वेद की अन्य विशेषताओं को देखें तो यहाँ पे देखें क्या मिलता है। ये तो हम बात कर चुके हैं च्यवन ऋषि के ऊपर, ठीक है, कि इनको युवा करने का मंत्र भी इसमें सम्मिलित है। कुछ अन्य बातों के ऊपर डिस्कस करके हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ऋग्वेद में एक बात और आप जान ले, देखिए 10 मंडल तो है, इसमें पूछा जाता है गायत्री मंत्र किस मंडल में, तो दोस्तों तीसरे मंडल में, ठीक है। और ये विश्वामित्र जी को तीसरा मंडल समर्पित है, आप याद रखेंगे। और इसमें एक विशेषता और है दोस्तों, आपसे प्रश्न बनता है कि कहाँ से लेकर कहाँ तक के मंडलों को गुरु मंडल या फिर वंश मंडल कहते हैं। तो दूसरे मंडल से दोस्तों, दूसरे से लेके 7वें मंडल तक के जो भी मंडल है, इनके समूह को दोस्तों गुरु मंडल, वंश मंडल या फिर राजधर्म मंडल के नाम से जानते हैं। क्योंकि ये जो मंडल हैं, इसमें जो विशेषताएं हैं, ये कहीं न कहीं किसी वंश या किसी ऋषि के द्वारा, किसी गुरु के द्वारा, इनको ऋषि मंडल भी कहते हैं। तो इसमें जो बातें हैं, जो ज्ञान है, वो किसी ऋषि का ज्ञान है या तो किसी वंश का ज्ञान है, इसलिए हम इसको ऋषि मंडल भी कहते हैं। आ जाइए हम बात करते हैं यजुर्वेद के ऊपर। यजुर्वेद का अर्थ क्या होता है? तो ये यत धन जू से मिलके बनता है यजु। यत का अर्थ होता है दोस्तों गतिशील तथा जू का अर्थ होता है आकाश, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया गतिशील आकाश, ठीक है। अब यहाँ पे इसके अलावा इसका अर्थ कर्म, श्रेष्ठतम कर्म, इसकी भी प्रेरणा की बात की जाती है। यजुर्वेद में जो यज्ञ की विधियां हैं और यज्ञों में प्रयोग किए जाने वाले जो मंत्र हैं, इसका वर्णन मिलता है। तो आप कह सकते हैं कर्मकांड से संबंधित है यजुर्वेद। तो कर्मकांड का ज्ञान, तो ये सब यजुर्वेद में मिलता है, ठीक है। यज्ञ के अलावा तत्व ज्ञान का वर्णन है इसमें। यह वेद, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही बनता है कि कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखित है, तो यही है यजुर्वेद। गद्य में भी है और पद्य में भी है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे इसमें यज्ञ की असल प्रक्रिया के लिए गद्य मंत्र भी हैं, आप याद रख के चलिएगा। कुछ अन्य प्रश्न जैसे अगर इसमें बात हो तो इसकी मतलब 2 शाखाएं हैं, एक शुक्ल है और एक कृष्ण है। तो दोस्तों कृष्ण जो शाखा है वो वैशंपायन ऋषि के द्वारा मतलब दिया गया है, ठीक है। इसमें ज़्यादा जो नॉलेज या संकलन है वो वैशंपायन ऋषि का है और इसका संबंध कृष्ण से है। कृष्ण की 4 शाखाएं हैं, ठीक है। तो उतना डिटेल में जाने की आवश्यकता है नहीं। अब शुक्ल की बात करें तो ये याज्ञवल्क्य ऋषि को समर्पित है, इसका संबंध शुक्ल से है, ठीक है। तो आप इतनी बातें याद रखें। शुक्ल की 2 शाखाएं हैं और इसमें 40 अध्याय हैं। यजुर्वेद के एक मंत्र में चब्रीही धान्यों का वर्णन प्राप्त होता है। तो दोस्तों ये छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन है, फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि शुक्ल की 2 शाखाएं हैं यदि, तो ये कितने अध्याय में, तो 40 अध्याय में है। यजुर्वेद के एक मंत्र में चब्रीही धान्यों का वर्णन प्राप्त होता है, ठीक है। इसके अलावा जो दिव्य वैद हैं, कृषि विज्ञान का भी विषय इसमें मौजूद है, ठीक है। तो किसमें? यजुर्वेद में। याद रखिएगा कृषि विज्ञान का और दिव्य वैद का वर्णन यजुर्वेद में मिलता है। सामवेद की बात कर लें। साम का अर्थ होता है रूपांतरण और संगीत। तो सौम्यता और उपासना इस वेद में ऋग्वेद की ऋचाओं का एक तरह से क्या है? संगीतमय रूप है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे ऋग्वेद की ऋचाओं और मतलब क्या है, जो ऋग्वेद की ऋचाओं का संगीतमय रूप है क्या? सामवेद। सामवेद गीतात्मक यानी कि गीत के रूप में है। इस वेद को संगीत शास्त्र का मूल माना जाता है। इसमें 1824 मंत्रों में से इस वेद के 75 मंत्रों को छेड़कर बाकी सभी मंत्र ऋग्वेद से आते हैं, ठीक है। तो 75 मंत्र सिर्फ स्वतंत्र हैं, बाकी सभी मंत्र कहाँ से आते हैं? ऋग्वेद से आते हैं। और टोटल कितने हैं? 1824। तो 1824 में से 75 घटा देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैक्सिमम पार्ट इसका ऋग्वेद का ही है, ठीक है। तो आपसे प्रश्न बनता है कि सा रे गा मा पा धा नी ये किस वेद से संबंधित है? तो दोस्तों सामवेद। इसमें सविता, अग्नि और इंद्र देवताओं के बारे में जिक्र मिलता है। किसके बारे में? सविता, इंद्र, अग्नि के बारे में जिक्र मिलता है। इसमें मुख्य रूप से 3 शाखाएं हैं, 75 ऋचाएं हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा
अथर्ववेद यानी सबसे लोकप्रिय वेद की बात करें तो थर्व का अर्थ है कंपन, अथर्व का अर्थ है अकंपन। ठीक है, तो ज्ञान से श्रेष्ठ कर्म करते हुए जो परमात्मा की उपासना में लीन रहता है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, थर्व या अथर्ववेद का जो अर्थ है, ठीक है, वहीं अकंप बुद्धि को प्राप्त होकर मोक्ष धारण करता है। ठीक है, तो दोनों का अर्थ आपको पता चल गया। थर्व का मतलब है कंपन, अथर्व का अर्थ है अकंपन। ठीक है, तो ज्ञान से श्रेष्ठ कर्म करते हुए परमात्मा की उपासना में लीन रहता है। वहीं जो अकंप है वो क्या होता है दोस्तों, जो अकंप है वो बुद्धि को प्राप्त होकर मोक्ष धारण करता है। ठीक है, और इस वेद में रहस्यमयी विद्याओं, जड़ी बूटियों, चमत्कार और आयुर्वेद आदि का जिक्र किया गया है। ठीक है, इसके 20 अध्याय हैं, 5687 मंत्र हैं। इसके 8 खंड हैं जिनमें भेषज वेद और धातु वेद ये दो नाम मिलते हैं। ठीक है, तो इसके 8 खंड हैं जिसमें भेषज वेद और धातु वेद ये दो नाम मिल जाते हैं। अगर हम अथर्ववेद में ही देखिए, ये सब बात तो हम कर चुके हैं। ठीक है, और अथर्ववेद में है क्या एक्चुअली, रहस्यमयी विद्याएं, जड़ी बूटियां, चमत्कार, तंत्र मंत्र ये सब मिलता है। अब अगर हम उपनिषद की बात करें तो दोस्तों उपनिषद शब्द का साधारण अर्थ क्या होता है, समीप के उपवेशन। ठीक है, यानी कि जब एक शिष्य अपने गुरु के समीप बैठकर कोई ज्ञान अर्जित करता है, उसका संकलन करता है और बाद में अगर वो किताब बन के आता है तो उसी को उपनिषद कह देते हैं। ठीक है, तो उपनिषद का अर्थ सिंपल सा है, अपने गुरु के समीप बैठकर ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए शिष्य का गुरु के पास बैठना। यह शब्द उपसर्ग तथा सद धातु से निष्पन्न हुआ है। ठीक है, तो याद रखेंगे सद धातु के 3 अर्थ हैं, विवरण, नाश होना, गति पाना या जानना तथा असाधन, शिथिल होना। ठीक है, उपनिषदों की कुल संख्या 108 है, याद रखनी है आपने, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टोटल देखिए वेदों की संख्या 4, उपनिषदों की संख्या 108। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, श्रेणियों के विभाजित किया जाता है। ठीक है, तो इनको निम्नलिखित श्रेणियों में उपनिषद को विभाजित किया जाता है। तो ऋग्वैदिक 10 उपनिषद हैं, शुक्ल यजुर्वैदिक जो उपनिषद है 19 है, कृष्ण यजुर्वैदिक जो उपनिषद है वो 32 हैं, और अथर्ववेदी तो 31 उपनिषद हैं, और सामवेदी में 16 उपनिषद हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे आप, ये अलग अलग वेदों के खंड हैं और इनमें उपनिषदों की संख्या है। तो आपको पता है यजुर्वेद शुक्ल और कृष्ण में डिवाइडेड है, तो उसमें प्रत्येक में 19 यजुर्वेदीय, ठीक है, उपनिषद हैं और 32 उपनिषद हैं, तो समझ सकते हैं आप। ठीक है, इस तरह से 5 उपनिषद आप देख सकते हैं। वेदांग की बात होगी तो दोस्तों ये कितने वेदांग हैं, 6 वेदांग हैं। ठीक है, तो याद रखना है, शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, ज्योतिष है और छंद है। तो ये सभी क्या है, निरुक्त भी है। ठीक है, ये क्या है, वेदांग है। शिक्षा, इसमें वेद मंत्रों के उच्चारण करने की विधि बताई गई है। किसमें दोस्तों, शिक्षा में वेदों के किस मंत्र का प्रयोग किस कर्म में करना चाहिए इसका कथन किया गया है। ठीक है, इसका कथन किया गया है। इसकी 3 शाखाएं हैं, श्रौत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। ठीक है, तो याद रखना है, वेदों के किस मंत्र का प्रयोग किस कर्म में करना चाहिए इसका कथन किया गया है। ठीक है, तो इसकी 3 शाखाएं हैं, तो आपको पता चल गया, श्रौत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। अब यहाँ पे व्याकरण क्या होता है, तो दोस्तों इससे प्राकृतिक और प्रत्यय आदि के योग से शब्दों की जो सिद्धि है और उदात्त है, ये अनुदान तथा स्वरित स्वरों की स्थिति का बोध होता है। ठीक है, तो व्याकरण आपने जान लिया क्या होता है, प्रकृति और प्रत्यय आदि के योग से शब्दों की जो सिद्धि होती है और उदात्त जो अनुदात्त, उदात्त तथा स्वरित स्वरों की स्थिति का बोध होता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे, शिक्षा, कल्प, व्याकरण और भी देखेंगे हम। निरुक्त क्या है, वेदों में जिन शब्दों का प्रयोग जिन जिन अर्थों में किया गया है उन अर्थों का निश्चयात्मक रूप से उल्लेख निरुक्त में किया गया है। तो दोस्तों याद रखेंगे, वेदों में जिन शब्दों का प्रयोग, ठीक है, जिन जिन अर्थों में किया गया है उनको उन अर्थों का निश्चयात्मक रूप से उल्लेख निरुक्त में किया गया है। ज्योतिष, इस वैदिक यज्ञों और अनुष्ठानों को, ठीक है, अनुष्ठानों का समय ज्ञात होता है। ठीक है, ज्योतिष में क्या होता है, वैदिक यज्ञों और अनुष्ठानों का समय ज्ञात होता है। यहाँ ज्योतिष से मतलब वेदांग ज्योतिष से है। ठीक है, तो याद रखेंगे,